आज की हमारी क्लास HTP फर्स्ट ईयर के लिए इंट्रोडक्टरी वेटनरी फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी दोनों सब्जेक्ट की कॉमन क्लास है, जिसके अंतर्गत आज अपन पढ़ेंगे श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कि श्वसन तंत्र क्या है और किस प्रकार से कार्य करता है। ऐसे कौन कौन से अंग हैं जो श्वसन तंत्र में शामिल किए गए हैं। तो श्वसन तंत्र में निम्न अंगों का अध्ययन किया जाता है या श्वसन तंत्र निम्न अंगों से मिलकर बना हुआ होता है। श्वसन तंत्र के अंगों के बारे में बात करें अपन, तो मैं जो नाम बता रहा हूँ आपको वो आपको सीरियल से लिखने हैं कि श्वसन तंत्र निम्न अंगों से मिलकर बना हुआ होता है। सबसे पहले है नासा छिद्र, जिसे इंग्लिश में नॉस्ट्रिल कहा जाता है। दूसरा है नासा मार्ग, नेजल पैसेज। तीसरा है आंतरिक नासा छिद्र यानी इंटरनल नेरिस। चौथा है फेरिंक्स, जो श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों का कॉमन अंग है। जो एपिग्लोटिस नामक संरचना है वो आहार को पाचन तंत्र से श्वसन तंत्र में जाने से रोकने का कार्य करती है। फेरिंक्स के पश्चात है आपके पांचवा लैरिंक्स, जिसे अपन कंठ भी बोलते हैं। छठा है ट्रैकिया या श्वसन नली और सातवां है फेफड़े या लंग्स। ये 7 अंग हैं जिनसे मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण होता है। सबसे पहले एक कोशिका होती है। कोशिकाओं का समूह ऊतक या टिश्यू बनाता है। कई सारे टिश्यू मिलकर अंग बनाते हैं और कई अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और सभी अंग तंत्र मिलकर एक संपूर्ण शरीर या बॉडी का निर्माण करते हैं। जो ये लंग्स या फेफड़े हैं, इनकी भी सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। उसका नाम है आपके कूपिका या एल्वोलाई। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, तो फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है वो है आपके एल्वोलाई या कूपिकाएँ। और इन कूपिकाओं में सर्वाधिक गैसीय आदान प्रदान होता है। जितनी भी गैसें होती है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है, चाहे ऑक्सीजन है, चाहे नाइट्रोजन है, चाहे कोई सी भी गैस है, उन सभी गैसों का सर्वाधिक आदान प्रदान कूपिकाओं में होता है। एक तो ये आपके जो कूपिकाएँ या एल्वोलाई है वो श्वसन तंत्र में पाई जाती है, और एक मेमरी ग्लैंड वाले टॉपिक है उसमें भी आपके कूपिकाएँ पाई जाती है। अड्र की भी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई एल्वोलाई या कूपिकाएँ हैं, और श्वसन तंत्र की भी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कूपिकाएँ या एल्वोलाई है। इसके अलावा सभी फेफड़े हैं वो फेफड़े कई ब्रोंक्यूल्स से मिलकर बने हुए होते हैं, और ये ब्रोंक्यूल्स एल्वोलाई में डिवाइड होती है। तो ये जो ब्रैंकियल ट्री में सी आकृति के हाइलाइन कार्टिलेज के बने अपूर्ण छल्ले पाए जाते हैं। जो श्वसन तंत्र है उस श्वसन तंत्र के ब्रोंकियल ट्री में सी आकृति के हाइलाइन कार्टिलेज के बने अपूर्ण छल्ले पाए जाते हैं, जो ब्रैंकियल ट्री को चिपकने से रोकने का कार्य करते हैं। यानी फेफड़ों में कई ब्रोंक्यूल्स पाई जाती है, और यह ब्रोंक्यूल्स विभाजित होकर एक पेड़ के रूप में शाखित होती है। कई प्रकार की शाखाएं होती है इसमें, और इन शाखाओं के कारण यह आपस में चिपकने की संभावना वो भी इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो ब्रोंक्यूल्स ब्रांचेज है यह आपस में चिपकने की संभावना है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि इसमें सी आकृति के अपूर्ण छल्ले बन जाते हैं, और इन सी आकृति के छल्लों के कारण
इनमें चिपकने जैसी कंडीशन पैदा हो जाती है। तो ये जो सी आकृति के छल्ले हैं वो इस ब्रोंकियल ट्री को आपस में चिपकने से रोकते हैं और ये हाइलाइन उपास्थि से निर्मित होते हैं छल्ले। अब अपन बात करेंगे श्वसन की क्रियाविधि के बारे में। तो श्वसन की क्रियाविधि के लिए 6 स्टेप आपको यहाँ पे समझने पड़ेंगे पहले कि ये श्वसन की संपूर्ण क्रियाविधि है, इसके 6 आयाम होते हैं। सबसे पहला है ब्रीथिंग, दूसरा है गैसों का आदान प्रदान, तीसरा है ऑक्सीजन का परिवहन, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, पांचवा है कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्तिकरण और अंतिम स्टेप है श्वसन पर नियंत्रण। तो श्वसन की क्रियाविधि को समझने के लिए इन 6 स्टेप के बारे में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। इसमें सबसे पहला स्टेप है आपके ब्रीथिंग यानी श्वास लेना। ब्रीथिंग को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक क्रिया है इसमें आपके इंस्पायरेशन और दूसरी है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब होता है प्रश्वसन और एक्सपायरेशन का मतलब होता है निश्वसन। जो इंस्पायरेशन क्रिया है उसमें क्या होता है कि ये एक सक्रिय प्रक्रिया है, यानी इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि इंस्पायरेशन के दौरान डायफ्राम तथा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का संकुचन होता है। इंस्पायरेशन क्रिया के दौरान डायफ्राम का 75% और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का 25% संकुचन होता है, जिसके कारण डायफ्राम चपटा हो जाता है, वक्षीय गुहा बाहर की ओर उभर जाती है। नेक्स्ट स्टेप है वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ जाता है, जिसके कारण फेफड़ों पर दाब कम हो जाता है। वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ेगा तो फेफड़ों पर दाब कम हो जाता है। क्यों हो जाता है कि मान लो आप एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में 50 बच्चे बैठने की क्षमता है और अपन उसमें 60 बच्चे बिठा रहे हैं, तो उसका आयतन क्या होगा? क्लासरूम तो उतना ही रहेगा, लेकिन बच्चों के बीच का जो स्पेस है वो कम हो जाएगा, दूरी बहुत कम हो जाएगी, एक दूसरे को बहुत ही निकट सट के बैठना पड़ेगा। और यदि एक क्लासरूम ऐसा है जिसमें 50 बच्चे बैठ सकते हैं और अपन उसमें 10 ही बच्चे बिठा रहे हैं, तो उनके बीच का आयतन में जो बढ़ जाता है। यही कहानी यहाँ पे है कि वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ जाता है इंस्पायरेशन के दौरान। तो अगर वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ेगा तो फेफड़ों पर दाब है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फेफड़ों पर दाब कम होगा तो वहाँ पे नेगेटिव दाब होगा, नेगेटिव प्रेशर होगा। फेफड़ों पर दाब कम हो गया तो नेगेटिव प्रेशर के कारण वायु बाहर से फेफड़ों में प्रवेश करने लगती है और इस क्रिया को ही इंस्पायरेशन कहा जाता है। और ये वायु जब तक फेफड़ों में प्रवेश करती है, जब तक बाह्य व आंतरिक दाब बराबर नहीं हो जाता, यानी वक्षीय गुहा का दाब और वातावरण का दाब जब तक बराबर नहीं हो जाता है, तब तक फेफड़ों में वायु प्रवेश करती रहती है। अब बात करते हैं अपन एक्सपायरेशन के बारे में। एक्सपायरेशन में क्या होता है? एक्सपायरेशन एक निष्क्रिय क्रिया या प्रक्रिया है, इनएक्टिव प्रोसेस है। इसमें क्या होता है भाई? एक्सपायरेशन के दौरान डायफ्राम तथा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में अनुशिथिलन होता है। वहाँ पे संकुचन हो रहा था और यहाँ पे क्या होता है? अनुशिथिलन होता है, रिलैक्स होती है। लेकिन जब बलपूर्वक अपन एक्सपायरेशन करते हैं
यानी वायु को नॉर्मल स्थिति में बाहर छोड़ते हैं तो वहाँ पे मसल्स है वो रिलैक्स होती है। और यदि अपन ताकत से जो अंदर की गैस या वायु या श्वास है उसको बाहर निकालते हैं या अंदर लेते हैं तो वो एक सक्रिय प्रोसेस होता है, यानी बलपूर्वक किया गया एक्सपायरेशन एक सक्रिय प्रक्रिया है। लेकिन नॉर्मल स्थिति में अगर नॉर्मल एक्सपायरेशन हो रहा है तो वो एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। एक्सपायरेशन के दौरान एब्डोमिनल मसल्स तथा इंटरकोस्टल मसल्स में संकुचन होता है। अपन देखते हैं कि जब श्वास को अंदर लेते हैं तो जो थोरेसिक कैविटी है वो हल्की सी ऊपर उठती है क्योंकि वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ता है, जिसके कारण जो वक्षीय गुहा है वो बाहर की तरफ उभरती है, डायफ्राम चपटा हो जाता है और पसलियाँ वगैरह ऊपर उठ जाती है। लेकिन एक्सपायरेशन के दौरान उदरीय पेशियों में और इंटरकोस्टल पेशियों में संकुचन होता है, जिसके कारण डायफ्राम गुंबदाकार हो जाता है। यहाँ पे देखो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है आपका। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि इंस्पायरेशन के दौरान डायफ्राम का आकार होता है, इंस्पायरेशन के दौरान डायफ्राम चपटा होता है और एक्सपायरेशन के दौरान डायफ्राम गुंबदाकार होता है। और वक्षीय गुहा की जो वक्षीय गुहा है वो भी अंदर की ओर विस्थापित हो जाती है। जब उदरीय पेशियाँ हैं उनमें संकुचन होता है तो एक्सपायरेशन के दौरान पेट भी हल्का सा अंदर की तरफ चला जाता है, जिसके कारण वक्षीय गुहा का आयतन कम हो जाता है। और वक्षीय गुहा का आयतन कम होने के कारण फेफड़ों पर क्या होगा, दबाव पड़ेगा। फेफड़ों पर दबाव पड़ेगा तो वहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर पैदा होगा और इस पॉजिटिव प्रेशर के कारण वायु फेफड़ों से बाहर निकाल दी जाती है। वो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे CO2 हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे मीथेन हो, कोई सी भी गैस हो, पॉजिटिव प्रेशर के कारण फेफड़ों से बाहर निकाल दी जाती है। इस क्रिया को एक्सपायरेशन कहा जाता है। ये टिप्पणी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन में अंतर लिखिए। तो ये एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन में अंतर है जो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए। इसमें ज़्यादा कोई समझने की दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा याद रखना है। इंस्पायरेशन यानी अपन अंदर श्वास ले रहे हैं तो श्वास अंदर लेने के लिए एक निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता, इसका मतलब ये एक्टिव प्रोसेस है। किसी भी चीज़ में मान लो आप पन्नी मान लो, उस पन्नी में या गुब्बारे में आप हवा डालोगे तो उसका आकार बढ़ेगा। उसका आकार बढ़ने के कारण जो वहाँ पे वस्तु, पदार्थ, चीज़ जो भी रखी हुई है तो उसके ऊपर दाब क्या होगा, कम होगा। और कम दाब होने के कारण जो भी बाहर की हवा है वो अंदर प्रवेश करने लग जाएगी। तो इंस्पायरेशन में आपको ये याद रखना है कि एक सक्रिय प्रोसेस है और इंस्पायरेशन के दौरान डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का संकुचन होता है, जिसके कारण डायफ्राम चपटा हो जाता है, वक्षीय गुहा बाहर की तरफ उभर जाती है, वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ जाता है, जिसके कारण फेफड़ों पर दाब कम हो जाता है और फेफड़ों पर दाब कम होने के कारण वायु बाहर से फेफड़ों के अंदर प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन एक्सपायरेशन। तो एक्सपायरेशन यानी जब अपन निःश्वसन करते हैं, श्वास को बाहर छोड़ते हैं, उस दौरान किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये किस प्रकार की क्रिया है, ये एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। और इस निष्क्रिय प्रक्रिया में डायफ्राम तथा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में अनुशिथिलन होता है। और यदि यही क्रिया, एक्सपायरेशन की क्रिया अपन बलपूर्वक कर रहे हैं, जोर लगाकर गैस को या श्वास को बाहर निकाल रहे हैं, तो उस दौरान ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो एक्सपायरेशन के दौरान डायफ्राम में गुंबदाकार हो जाता है
और वक्ष गुहा अंदर की ओर विस्थापित होने लगती है। जैसे जैसे गुब्बारे से हवा निकलेगी तो गुब्बारा क्या होगा, पिचकेगा। पिचकने के कारण गुब्बारे का आयतन भी कम हो जाएगा और आयतन कम होने के कारण फेफड़ों का दाब बढ़ जाएगा और दाब बढ़ने के कारण जो वायु है वो फेफड़ों से बाहर निकलने लगती है। तो ये आपके ब्रीथिंग हो गया एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन के रूप में। अब अपन बात करते हैं गैसीय आदान प्रदान की, कि गैस का आदान प्रदान या विनिमय किस प्रकार से होता है। तो गैसों का आदान प्रदान सरल विसरण द्वारा होता है और गैस के विसरण की क्षमता उसकी घुलनशीलता पर निर्भर करती है। गैस के विसरण क्षमता उसकी घुलनशीलता पर निर्भर करती है और यही कारण है कि CO2 की विसरण क्षमता ऑक्सीजन की तुलना में लगभग 20 गुना अधिक होती है। यानी गैसों का आदान प्रदान विसरण क्रिया द्वारा होता है। विसरण क्रिया का मतलब होता है कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, और उस गैस का विसरण है या विसरण की क्षमता है जो उसकी घुलनशीलता पर निर्भर करती है कि यह गैस कितनी ज़्यादा घुलनशील है या नहीं है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसकी घुलनशीलता ऑक्सीजन की तुलना में 20 गुना अधिक होती है। तो यह आपके गैसीय आदान प्रदान या एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो गया, जिसमें गैस या वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है। अब नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे कि श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रकार होता है और किस प्रकार नहीं होता है। ये है जो अपन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे।